हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीए बाबा अकाउंट्स वाले में। गाइस, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि कैसे आप अपना होम लोन जल्दी रीपेमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपना 20 इयर्स का लोन सिर्फ और सिर्फ 6 इयर्स में फुल्ली रीपे कर सकते हैं और आपके सपनों का घर आपका खुद का हो सकता है। गैस, उसी वीडियो में मैंने लास्ट में आपसे प्रॉमिस किया था कि आप जो ये अमाउंट अपने होम लोन अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो, अगर आपको फ्यूचर में उस अमाउंट को यूज करने की जरूरत आन पड़ती है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपके साथ वही उसी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हाजिर हूं आपके सामने। डोंट वरी गाइस, मैं आपको किसी भी दूसरा तरह का लोन लेने के लिए सजेशन नहीं देने वाला हूं। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं आपको होम लोन टॉप अप के लिए बोलने वाला हूं या फिर मॉर्गेज लोन के लिए बोलने वाला हूं या फिर किसी भी दूसरे तरह का लोन जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है उसके लिए सजेशन देने वाला हूं, तो डोंट वरी, मैं आपको किसी भी तरह के ईएमआई बर्डन के तले नहीं दबाना चाहता। मैं आपको उस दलदल में वापस धकेलने नहीं आया हूं यहाँ पे जहां से आप पहले निकल के आए हो। गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंफॉर्मेशन के रिलेटेड वीडियो, जिसमें मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि आप वो पैसे को कैसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा पहले बेसिक डिस्कशन करते हैं। गाइस, आई बिलोंग टू ए बिजनेस फैमिली। माय एंटायर फैमिली मेंबर्स आर बिजनेसमैन। ऑल माय elder brothers, younger brothers, all are into business, so I know very well the more amount you invest in your business, more liquidity you will have and you will be able to scale your business to the sky। सबको पता है बिजनेस का फंडा कि आप अपने वेंडर्स को जल्दी पेमेंट कर दीजिए, अपने कस्टमर्स को ज्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ कीजिए एंड एंजॉय द बिजनेस। यू विल बी एबल टू अचीव द हाइट्स इन योर बिजनेस। बट सारा खेल तो पैसे का है और हमने आपको वो पैसा आपके होम लोन अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया है। कुछ पैसा आए कहां से, लिक्विडिटी हम लाए कहां से। तो रुको जरा, थोड़ा सबर करो। व्हाट टू फियर व्हेन सीए अमित इज हियर गाइस। तो गाइस, जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर करके आपका ईएमआई का बर्डन आपसे दूर किया है, आपको ईएमआई बर्डन से मुक्त करवाया है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके बिजनेस में आपको फंड की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं। गाइस, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप उसी बैंक को वापस से अप्रोच कीजिए जहां पे आपने वो होम लोन लिया था और उसको वापस से रीपेमेंट करवाया था। ठीक है, आप किसी भी बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन फ्रूटफुल वो रहेगा कि जहां से आपने होम लोन लिया था आप उसी बैंक को अप्रोच कीजिए, क्योंकि उनकी नजरों में आपकी गुडविल बहुत ज्यादा अच्छी बन चुकी है। आपकी आप बैंक को अप्रोच कीजिए और बैंक को बोलिए, वी वांट ए बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। गाइस, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है जहां पे बैंक आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट, जितना आपको आइदर रिक्वायरमेंट है या फिर जितना अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हो उतना अमाउंट आपको सैंक्शन करके देती है। और आप अभी तक जो करंट अकाउंट यूज कर रहे थे अपने बिजनेस के अंदर अपनी डेली बैंकिंग एक्टिविटी के लिए, वहां पे बैंक आपको बोलेगी कि आप अपना करंट अकाउंट को हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट से मर्ज कर दीजिए। ठीक है, आप अपना करंट अकाउंट और बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट मर्ज कर देंगे। क्या होगा, जो बैलेंस आप अपने करंट अकाउंट में रखते थे वो सारा बैलेंस आपका बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। सपोज कीजिए आपके पास एनी टाइम 10 लाख रुपीस का बैलेंस अवेलेबल रहता है, मतलब कि आपके बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं 10 लाख क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट का मतलब हुआ कि आपका पैसा बैंक में है 10 लाख रुपए और वहां से आप रेगुलरली आपका पेमेंट आ रहा है, पेमेंट जा रहा है, अपने वेंडर्स को पेमेंट कर रहे हैं, कस्टमर से आपका पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, डेली आपकी बैंकिंग एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, सीजन का समय आया, बिजनेस में पीक टाइम आया, आपने कस्टमर्स को ज्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ कर दिया और अपने सप्लायर्स से आपको रेट बेनिफिट हो सके इसके लिए
उनको ऑफर कर दिया कि आपको हम जल्दी पेमेंट करने वाले हैं। ठीक है, आपका डेटर्स से, आपके कस्टमर से आप पेमेंट रिसीव नहीं कर रहे हो और आपने प्रॉमिस कर दिया है यहाँ पे अपने सप्लायर्स को पेमेंट करने के लिए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास जो 10 लाख रुपीस का बैलेंस अवेलेबल था, आप वहां तक तो पेमेंट अपने कस्टमर्स को, सॉरी अपने वेंडर्स को करते जाएंगे। एक टाइम के बाद जब वो 10 लाख का बैलेंस जो जीरो पे आ जाएगा, तब आपके माइंड में क्वेश्चन रेज होगा कि अब क्या करें, क्या करें। ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होगी, बैंक के द्वारा सैंक्शन की हुई, तो आप उस बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से जितना, सपोज आपको 50 लाख रुपीस की एक फैसिलिटी बैंक ने सैंक्शन करके दी है, इसका मतलब हुआ आप बैंक का 50 लाख रुपया यूज कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर। आपको 50 लाख रुपया बिजनेस में यूज करने को मिल रहा है। आपको उस पे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा आपका नहीं है, वो बैंक का पैसा है, और कोई थर्ड पार्टी आपको पैसा यूज करने के लिए पॉकेट में क्यों देगी। आपसे वो कुछ ना कुछ तो चार्ज करेगी। बैंक आपसे उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करती है सर, आपसे बैंक उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करती है। लेकिन यहाँ पे फायदा आपको एक चीज का हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका करंट अकाउंट और बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट मर्ज हो चुका है, तो आपका जब भी डेटर्स से पेमेंट कलेक्शन आएगा, वो सीधा आपके बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट में क्रेडिट होगा। सपोज करो आपको 50 लाख का लिमिट सेंक्शन करके दिया गया था, आपने 10 लाख रुपीस यूज कर लिए हैं और अभी आपका पेमेंट नहीं आ रहा है। सपोज आपने 10 लाख रुपीस 15 डेज के लिए यूज करके रखे हुए हैं, 15 डेज तक आपके डेटर से आपको कुछ पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, 16th डे पे, जब भी 16 डेज छोड़िए, जब भी आपको आपके कस्टमर से पेमेंट रिसीव होगा, आप उस पेमेंट को अपने बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, तो आपकी जो आउटस्टैंडिंग है बैंक से पैसा जो आपने लिया है, वो ऑटोमेटिक उतने अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा और आपको सिर्फ उतने ही अमाउंट पे ब्याज देना पड़ेगा जो आप यूज कर रहे हो। बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर क्या होता है, आप सीधा सा एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। आप जितना पैसा बैंक का यूज करते हैं, जितने नंबर ऑफ डेज के लिए, आपको सिर्फ उतने ही नंबर ऑफ डेज के लिए बैंक को इंटरेस्ट देना है। आपको कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है कि महीने की 5 तारीख को इतने रुपए की ईएमआई आपको उस अकाउंट में डिपॉजिट करनी ही है। आपका सपोज करो इस वाली फैसिलिटी के अंदर अगर आपको एक दिन के लिए पैसा यूज करना है, 2 दिन के लिए करना है, 4 महीने के लिए करना है, या पूरी एक साल के लिए करना है, आप वो पैसा यूज कर सकते हो गाइस। आपके ऊपर कोई भी लिमिटेशन, कोई भी कंडीशन बैंक के द्वारा नहीं रखी जाती है। आप एक दिन या एक साल जब तक चाहे आप बैंक का पैसा यूज कर सकते हो, और आपको सिर्फ उतने ही नंबर ऑफ डेज के लिए बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि सिर्फ इससे क्या होगा, तो गाइज मैं आपके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक केस स्टडी आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जिसमें हम ये अज्यूम करेंगे कि आप इस तरीके से बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, आप उसमें इतना प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, आपकी जो डेटर्स टर्नओवर है, जो डेटर्स की साइकिल है, वो इतने नंबर ऑफ डेज की है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप बिजनेस में किस तरीके से प्रॉफिट अर्न करते हैं। फिर उसका एक लोअर साइड पे जाके हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि आप अगर लोन लेते हैं बैंक से, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जिसका नाम है, अगर आप वो अवेल करते हैं, तो आपको कितना परसेंटेज ब्याज लगता है, उसके सामने आप कितना परसेंटेज प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। मैं पूरी की पूरी डिस्कशन प्रैक्टिकल बेस पे करूंगा आपके साथ में। मैं और गाइस गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करना। हो सकता है मैं आपके साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं आज जिससे आपके सारे बिगड़ते हुए काम बन जाए। हो सकता है आपने कुछ ऐसी प्लानिंग करके रखी हो अपने बिजनेस के लिए जिसमें आप फिनेंशियल क्रंच की वजह से आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है इस वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि आपका बिजनेस है। ठीक है, आपने उसके अंदर 5 CR 500 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके रखे हैं, और आपने हमारी प्रीवियस वीडियो की ट्रिक से प्रभावित होके अपना होम लोन रिपे कर दिया, आपने उसमें 1 CR का अमाउंट डिपॉजिट कर दिया। अब आपके बिजनेस में सिर्फ 4 करोड़ रुपए ही इन्वेस्टेड बचे हुए हैं। ये एक हमने एक सिचुएशन एज्यूम कर ली है। ठीक है, अब थोड़ा सा इमेजिन करते हैं अपने बिजनेस के बारे में। आप इमेजिन करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि आप अपने बिजनेस में जो प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी वो 15% रखते हैं, और अपने डेटर्स को जो क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं वो 60 डेज का करते हैं। मतलब आपके
डेटर्स जो है आपको 60 डेज में पेमेंट करते हैं, मतलब कि आप अपना इन्वेस्टेड अमाउंट को ईयरली 6 टाइम रोटेट करते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको एक बार जो पैसा बिजनेस में लगाया था उसे आप 6 टाइम रोटेट कर पाएंगे, क्योंकि आपके डेटर्स आपको 60वें दिन पे पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और आपने 15% ऑफ मार्जिन ईच ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किया हुआ है। ये जो मैंने टोटल प्रॉफिट अर्न लिखा है ईच ईयर, उसे हम नेक्स्ट थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन गाइज ये एक ऐसी सिचुएशन है, बिजनेस है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा 15% मार्जिन अर्न कर सके। बहुत सारा प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है, डिमांड चेंज हो जाती है, आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो मार्केट में एंटर कर जाते हैं और आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि किसी ट्रांजेक्शन पे आप 15% अर्न कर रहे हो, तो हो सकता है किसी ने किसी पे आपको 5% भी अर्न करना पड़े अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए। तो हम एक बीच का रास्ता पकड़ लेते हैं। उन्होंने एवरेज मानते हैं कि आप 15% पहले अज्यूम कर रहे थे, अभी ऐसा मान रहे हैं कि आप सिर्फ 10% प्रॉफिट ही अर्न कर रहे हैं लोवेस्ट। ठीक है, पहले हमने 15% अज्यूम किया था, लेकिन आप 10% से नीचे तो काम करते ही नहीं है। और जहां पे आप डेटर्स को 60 डेज के लिए अलाउ करते थे, वहां पे अब आपको डेटर्स को भी 90 डेज का पीरियड अलाउ करना पड़ रहा है। आप डिफरेंट सिचुएशन मान सकते हैं। हो सकता है आपके कस्टमर आपके पास अब आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो सकता है आपके राइवल्स जो है उन्होंने कुछ अच्छी स्कीम बिठा दी हो, उसकी वजह से आपके रेटर्स आपके पास नहीं आ रहे हो। तो जहां पे आपका पैसा 6 टाइम रोटेट हो रहा था बिजनेस में, अब आपका सिर्फ 4 टाइम्स ही रोटेट हो रहा है बिजनेस में। ठीक है, पहले आप 6 बार अपना इन्वेस्टेड अमाउंट रोटेट कर लेते थे, लेकिन अभी आपको सिर्फ 4 टाइम ही रोटेट करने को मिल रहा है। ये आपकी एक बिजनेस की हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमने अज्यूम की है। ठीक है, अब मानते हैं ऐसा कि आपको सपोज करो कुछ बिजनेस में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसी डील मिली जहां पे आपको 1 CR के अमाउंट की जरूरत पड़ गई, और आपके माइंड में हुआ कि अगर हमने वो जो होम लोन में रिपे किया, अगर वो ना किया होता तो हम ये डील के लिए आप अच्छे से एलिजिबल होते, क्योंकि आपके पास 1 CR का अमाउंट अवेलेबल होता। लेकिन हमने आपको वो 1 CR का अमाउंट होम लोन में डलवा दिया है, अब आपके पास 1 CR नहीं बचा। तो गाइस ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, आप बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 1 CR की ले लीजिए। मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेल कर रहा है वो 9% है, जो कि आरबीआई की रेपो रेट से लिंक्ड अप है। तो आप उसके अंदर ऐसा नहीं सोच सकते कि आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करने को आ रहा है। ये मैंने ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको करके दिखाई है, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक से लेते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होता है, और अगर आप नहीं लेते हैं तो कितना प्रॉफिट होता है। देखिए, हम अज्यूम करते हैं कि आपका नेट अमाउंट इन्वेस्टेड जो कैपिटल है बिजनेस में वो 400 लाख ही है, मतलब आपने होम लोन रिपे कर दिया है। और डेटर्स को जो क्रेडिट पीरियड अलाउड करके रखा हुआ है वो 60 डेज ही अलाउ करके रखा है, क्योंकि आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब दो सिनेरियो आपके पास है, या तो आप बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेके जो आपको डील मिलने वाली है उसको एंजॉय कीजिए, या फिर आप उस डील को छोड़ दीजिए, आपका जो बिजनेस जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहने दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अगर आपने बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले ली है, मतलब आपके बिजनेस में इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हुआ, 400 लाख रुपीज आपका है, और 1 CR आपने बैंक का ले लिया है, और आपका हो गया अमाउंट इन्वेस्टेड 500 लैक्स, मतलब 5 करोड़ आपका बिजनेस में लगा हुआ है। ठीक है, आपकी डेटर साइकिल 6 नंबर ऑफ टाइम्स आती है, लेकिन मैंने यहाँ पे उसको 4 टाइम ही एज्यूम किया है, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ तकलीफ आ जाती है, कुछ अनसर्टेनिटी ज्यादा आ गई। ठीक है, तो आप 4 टाइम्स ही अपने पैसे को रोटेट कर पा रहे हो। ठीक है, मैंने कितना कंजर्वेटिव होके मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप वो सोचिए। ठीक है, आपका 500 लाख रुपीज इन्वेस्टेड था, साल में 4 बार आप उस पैसे को रोटेट कर रहे हो, तो मतलब आपने टोटल टर्नओवर कितना किया, आपने टोटल टर्नओवर किया 20 करोड़ का। आपका प्रॉफिट मार्जिन भी मैंने 10% ही रखा है। प्रॉफिट मार्जिन 10% रखा, मतलब 20 करोड़ के टर्नओवर के सामने आपने 10% प्रॉफिट अर्न किया, मतलब आपने 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, अब सर क्या आ रहा है, अब आपने क्या किया सर, आपने 1 CR की बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक से ली। ठीक है, तो बैंक आपको फोकट में देगी नहीं सर, बैंक आपसे उसके ऊपर 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेगी, तो आपको 9 लाख रुपए ब्याज भरना पड़ रहा है, क्योंकि आपने बैंक का पैसा यूज किया। फिर भी आपने कितना अर्न किया सर, आपने अर्न किया 1 करोड़ 91 लाख, मतलब कि आपने बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली, उसके ऊपर ब्याज भरा, और आपने 1 करोड़ 91 लाख रुपए बिजनेस में बनाए। अब देखते हैं, अगर आपने बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक से ना ली होती तो क्या होता, मतलब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 400 होता, मतलब 4 करोड़ होता, वही 4 टाइम्स आप रोटेट करते, मतलब 16 करोड़ का आप टर्नओवर करते, उसका 10% मार्जिन कितना होता, 1 करोड़ 60 लाख रुपीज आता। ठीक है, आपने कोई बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली नहीं है, मतलब आपका कोई भी इंटरेस्ट लगने नहीं वाला है, तो आपने जितना कमाया वो सारा का सारा आपका। आपने कितना कमाया, 1 करोड़ 60 लाख। सर डिफरेंस देखिए, ये आपका नेट प्रॉफिट का कॉलम है, यहाँ पे आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेके 1 करोड़ 91 लाख कमा रहे हो, और यहाँ पे आप सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख रुपीज ही कमा रहे हो, मतलब आपने बैंक से पैसा उठाया तो आपको 31 लाख रुपीज एक्स्ट्रा अर्न करने को मिला। यहाँ पे फंडा ये इसलिए है, आपको भी पता है कि आप
बैंक से जब बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रहे हो तो आपको एक फिक्स परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ रहा है। आप उस पैसे को कैसे भी अपने बिजनेस में रोटेट कीजिए, बैंक को उस चीज से मतलब नहीं है। ठीक है, आप अगर 10 बार रोटेट कर सकते हो उस अमाउंट को जो आपने बैंक से लिया है, तो आपको और भी ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको खाली जो एक्सपेंडिचर है वो तो एक फिक्स ही पे करना है, 9 लाख रुपीज। ठीक है, और आप उसको जितना ज्यादा रोटेट करेंगे, जितना ज्यादा आप उसे घुमाएंगे, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि ये टोटल प्रॉफिट जो अर्न मैंने लिखा है 40% और 60%, उसका कैलकुलेशन अभी आएगा। ठीक है, आपने वहां पे क्या किया था सर, आपने वहां पे विदाउट अमाउंट इन्वेस्टेड आपने 1 करोड़ 60 लाख रुपीस अर्न किया था, ये नीचे ये रहा 1 करोड़ 60 लाख रुपीस। और आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था सर, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट था 4 करोड़। तो 160/4 करेंगे आप तो आपका 40% प्रॉफिट मार्जिन आएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलता 10% इंटू 40%, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता, इसके लिए मैंने इसको अवॉइड किया था उस टाइम पे। ठीक है, अब सर समझते हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का प्रॉपर तरीका जो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर बैंक अप्लाई करती है। ठीक है, देखिए आप ऐसा मानिए, आपने 1 जनवरी को 10,000 रुपए के कुछ गुड्स परचेज किए। ठीक है, अब आप जैसे कस्टमर्स को 45 या 60 डेज या 90 डेज का क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं, वैसे ही आपके सप्लायर्स भी आपको कुछ क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं। ठीक है, आप उसको लेना भी प्रीफर करते हैं ताकि आपका ब्याज ना लगे बैंक के अंदर। ठीक है, मतलब आपने 1 जनवरी को गुड्स परचेज किए 45 डेज की क्रेडिट लिमिट के ऊपर 10,000 रुपए के, आपको पेमेंट कब करना आ रहा है, आपको पेमेंट करना आ रहा है 15 फरवरी को। ठीक है, अब आपने परचेज कर लिया सर, ऐसा तो है नहीं, बहुत रेयर सिचुएशन ऐसी होती है कि जो आप खरीद रहे हो वो आप वैसा का वैसा सेल आउट कर दे रहे हो। ठीक है, तो आपके पास जो आपने 1 तारीख को खरीदा है, सपोज करो आप कुछ उस पर एडिशनल प्रोसेस इनकर करते हो, तो आपको उसमें 10 डेज का समय लग जाता है। आपका गुड्स आपके पास अवेलेबल होता है सेल आउट करने के लिए 11 जनवरी को। मतलब 10 दिन और जा चुके हैं, मतलब 35 डेज अभी रह गए हैं पेमेंट करने में, अभी तक आपने पेमेंट किया नहीं है। लेकिन अभी भी आपके पास 35 दिन है जब तक आपको पेमेंट नहीं करना है। अब आप कुछ ऐसा नहीं बना रहे हो कि कस्टमरों की मारामारी चल रही है, आपके ऑफिस पे गुड्स आए और बोला हमको दो हमको दो, वैसी सिचुएशन कोई नहीं है। आपको 10 दिन और लग जा रहे हैं प्रोडक्ट को सेल आउट करने में। मतलब आप 21 तारीख को अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो 10% मार्जिन पे, मतलब 11,000 सेल प्राइस हो गई। आप डेटर्स को 60 डेज का क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहे हो। अभी भी आपने पेमेंट नहीं किया अपने सप्लायर को, अभी भी 25 दिन बाकी है पेमेंट करने का। और आपने जो सेल किया है उसका पेमेंट आपको मिलना है 22 मार्च को, 22 मार्च। ठीक है, आप पेमेंट कब कर देंगे, आप पेमेंट कर देंगे 15 फेब को, और आपको पेमेंट रिसीव होगा 22 मार्च को। तो जो ये गैप है ना सर, आपके अकाउंट से पैसा चला जाएगा 10,000 रुपया 15 फरवरी को, और अकाउंट में वापस आएगा 22 मार्च को 11,000 रुपये। तो जो ये गैप है ना, सिर्फ इसी गैप का ब्याज आपको बैंक को देना है। समझ रहे हो सर आप? ऐसा नहीं है कि आपको 1 जनवरी को बैंक ने 1 करोड़ रुपए सेंक्शन करके दे दिए तो आपका पहली तारीख से ही ब्याज लगना चालू हो गया, नहीं। आप जब बैंक का पैसा यूज करेंगे, पहले आपका खुद का पड़ा हुआ बैलेंस यूज होगा, जब वो जीरो पे आ जाएगा फिर बैंक का पैसा यूज होना स्टार्ट होगा। उसके बाद वो जितने नंबर ऑफ डेज के लिए यूज होगा उतने नंबर ऑफ डेज के लिए ही आपको ब्याज देना पड़ेगा। देखिए मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया है, आपने पेमेंट किया सप्लायर्स को 15 फरवरी को, आपको पेमेंट आया 22 मार्च को, मतलब कितने दिन के लिए आपने पैसा यूज किया बैंक का, महज 35 दिन के लिए। आपने उस पर प्रॉफिट कितना अर्न किया सर, इस ट्रांजेक्शन पे 10,000 का था, आपने 1,000 में बेचा, मतलब आपने 1,000 रुपये अर्न किया। अब आप इस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो 35 डेज के लिए। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, 10,000 इंटू 9% अप, और वो जो आया वो आपका लगेगा सिर्फ 35 डेज के लिए, वो आता है 87.50 रुपीज। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, कैलकुलेटर पे इतना ही आएगा। तो आपने प्रॉफिट अर्न किया 912 रुपये 50 पैसा, मतलब आपने बैंक का पैसा यूज करके इतना अमाउंट अर्न किया है। ये मैंने सिर्फ एक केस स्टडी आपके साथ शेयर की। बिजनेस में एक्चुअल में ऐसा ही होता है, आप अपनी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ये ऐसे ही तरीके से आपके बिजनेस में आपको अर्निंग कैलकुलेट करनी होती है। जब भी आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो आपको इस तरीके से पूरा एनालाइज करना पड़ता है। इस तरीके से आप पूरा एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें ओडी लेनी चाहिए या हमें कोई बैंक से फैसिलिटी लेनी चाहिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कोई भी फिक्स बर्डन नहीं आ रहा है कि हमें 5 तारीख को या 10 तारीख को या 1 तारीख को इतना पर्टिकुलर अमाउंट ईएमआई की तरह देना ही है। आप यहाँ पे जितने नंबर ऑफ डेज के लिए बैंक का अमाउंट यूज करेंगे, सिर्फ उतने नंबर ऑफ डेज के लिए आपको अमाउंट बैंक को पे करना है। गाइस तो ऐसी और भी तरह की, अगर आप अपना कुछ बिजनेस की फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, या फिर अगर आप कोई और दूसरे तरह की बैंक फैसिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो हमने डिस्कशन की है आपके साथ, वो आप बैंक से कैसे अवेल कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए, उस पर क्या चार्जेस लगते हैं, किस तरीके से बैंक प्रोसीड करती है, क्या क्या कंडीशंस बैंक मार्क कर सकती है, उसके बारे में इन डिटेल हमसे डिस्कशन करने के लिए आप डेफिनेटली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल 24/7 टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसके अंदर हमने ये शेयर किया कि आप कैसे बैंक का अमाउंट यूज कर सकते हैं, वो भी एक विद मिनिमम चार्जेस। थैंक यू।